कि जंग से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ। ये अपने साथ हमेशा तबाही और बर्बादी लेकर आती है। लेकिन दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसी जंगें भी हुई हैं जो कि स्वाभिमान के लिए नहीं बल्कि बलिदान के लिए लड़ी गई हों। कहानी की शुरुआत 1950 के दौर से होती है। वो कानली जो अपने भाई की अस्थियों को लेकर कई सालों बाद अपने गांव लौटा है। बरसों से देश की सेवा में रेगिस्तान, बिहार और चट्टानों में दिन रात बिताने के बाद अपने गांव की मिट्टी की एक झलक क्यानली के लिए स्वर्ग से कम नहीं थी। इसी दौरान अचानक से वो वानली नाम का एक लड़का उसकी नाव पर पत्थर फेंकने लगता है। किनारे पर पहुंचकर दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन जैसे ही क्यानली की नज़र वानली पर जाती है वो पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही छोटा भाई है। हालांकि वानली अपने भाई को नहीं पहचान पाता, इसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि वो बेचारा तो खुद ही इतने साल बाद उसे देख रहा है। अब यहाँ वानली भागकर अपने माता पिता को ये खुशखबरी देने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि बेटे के वापस लौटने की खबर सुनकर उनके माता पिता की आंखों में आंसू झलक जाते हैं। एक तरफ जहाँ उन्हें अपने जिगर के टुकड़े क्यानली के आने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे बेनली के शहीद होने का गम भी था। वो लोग किसी तरह अपना घर बसर कर रहे थे, उनके हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यानली अपने माता पिता के घर बनाने के लिए अपने खून पसीने की सारी कमाई सौंप देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि क्यानली की अब छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। बेचारे माता पिता ने अभी अपने बेटे को चैन से देखा भी नहीं था, उसके साथ चैन से 2 वक्त की सुख दुख बांटा भी नहीं था। अब उसे दोबारा मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। क्यानली सुबह होते ही अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलने की तैयारी करता है। इसी बीच भाई वानली भी उसके साथ चलने की जिद करता है, मगर क्यानली उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी वो छोटा है और घर में भी माता पिता की देखभाल के लिए किसी का होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद हमें जंग का एक भयानक मंजर दिखाई देता है। अमेरिकी सेना दुश्मन के इलाके में बमबारी कर रही है। जल, थल, वायु तीनों मोर्च पर वो दुश्मन को बर्बाद करने में लगी हुई है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन ये जंग का सिर्फ आगाज है। सुप्रीम कमांडर जनरल मैक आर्थर अपने लाखों सैनिकों के साथ सियोल पर कब्जा करने का दावा पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ जेडोंग जंग की स्थिति पर गौर फरमाने के लिए तुरंत एक बैठक बुलाते हैं। शाम के समय 7वीं कंपनी के स्नाइपर पिंग ही माओ जेडोंग से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और कोरियाई लोगों से युद्ध में मदद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हैं। जब पिंग वापस जा रहा होता है तभी माओ का एक बेटा पीपल वी आर्मी का सेक्रेटरी माओ एनयिंग उसे युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताता है, मगर पिंग इसके लिए मना कर देता है। अब ये बात माओ सुन रहे होते हैं और अपने बेटे के अंदर देश सेवा करने की ऐसी लगन देखकर उसे युद्ध में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। कुछ दिनों बाद यालू नदी पर अमेरिकी फोर्सेस बमबारी शुरू कर देती हैं। उसी एरिया में पिंग को आर्मी के कमांडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब एनयिंग कोरिया का हेडक्वार्टर से पिंग को अमेरिका सेना की सारी गतिविधियों का लेखा जोखा देता है। सभी हालातों के मद्देनजर रखते हुए पिंग झट से अनुमान लगा लेता है कि हो ना हो अमेरिका सेना जल्द ही चैंगिंग लेंग पर हमला करने वाली है और इस हमले को रोकने के लिए पिंग अपने आला अधिकारी के साथ रणनीति तैयार करता है। दरमाओ को तो उसका ये प्लान इतना कमाल का लगता है कि वो उसे शाबाशी देते हुए आगे की कार्रवाई करने का फौरन निर्देश देते हैं। चाइनीज आर्मी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार होती है। इसी दौरान कमांडर क्यानली की बटालियन और 9वें कोर बटालियन के बीच झड़प हो जाती है। इससे पहले कि मामला ज्यादा बढ़ता, कमांडर सॉन्ग वहां आकर मौजूद सभी सैनिकों को याद दिलाते हैं कि कमांडर क्यानली कितने बड़े जाबाज हैं और उन्होंने जंग में दुश्मनों को कैसे छक्के छुड़ाए। अपनी बहादुरी के किस्से सुनकर खुद क्यानली भी गर्व महसूस करते हैं। तभी उसकी नज़र अपने छोटे भाई वानली पर पड़ती है। उसने भी देश के लिए सेना ज्वाइन कर ली थी। अब ये देखकर क्यानली काफ़ी हैरान होते हैं और उसे समझाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, उसका एक भाई पहले ही देश के लिए शहीद हो चुका है। अब वो खुद भी देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अगर वो भी सेना में शामिल हो जाएगा तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा। परंतु दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी है और मजबूरी में क्यानली को उसे अपनी बटालियन में रखना पड़ता है। अब शाम होती है, चीनी आर्मी मैदान जंग में जुट जाती है। सभी सप्लाई को ट्रेन में लोड किया जा रहा था। सैनिक पुरानी ट्रेन में सवार होते हैं और शाम होते ही आसमान में रेड फ्लेयर दिखाई देती है, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि ट्रेन रवाना होने वाली है। सभी सैनिकों के भर जाने के बाद सबसे आखिरी में क्यानली और उसका भाई व्यानली दौड़ते हुए ट्रेन में सवार होते हैं। बाकी के सैनिक उनको सलामी देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये जो सैनिक युद्ध के लिए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दोबारा वापस लौट कर आएगा। अब ट्रेन चलने लगती है। भाई व्यानली को आर्टिलरी कमांडर ली से मिलवाते हैं, जिस पर ली वानली से पूछता है कि उसकी सरकारी बंदूक कहाँ पर। तो वो उसे बताता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए उसे अभी हथियार नहीं मिला। जिस पर बाकी सैनिक जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और ये बात वानली को नागवार गुजरती है और वो हंगामा कर देता है।
अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी को अच्छे से पता होगी कि सेना के अनुशासन का कितना महत्व होता है। बस ट्रेन में हुए इस हंगामे के चलते वानली को जो गन मिलने वाली थी उसे नहीं दी जाती। इस बात से वानली काफी नाराज भी होता है और वो चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश करता है, मगर वो तो भला है कुछ सैनिकों का जो उसे रोक लेते हैं। अब समय गुजरता है और रात बीत चुकी थी। सुबह होने को थी। ट्रेन के सभी सैनिक बोगियों की खिड़कियों और दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें अद्भुत नजारा दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ लंबे लंबे पहाड़ थे। चीन की महान दीवार दिखाई दे रही थी। ली भी वानली को उसकी सरकारी बंदूक देकर उसे आराम करने को कहता है। इधर ट्रेन ईस्टर स्टेशन पहुंच चाइनीज आर्मी की और सभी जरूरी सप्लाई मौजूद थी। पहाड़ी इलाके होने की वजह से ठंड बम पर पड़ रही थी। अब क्यानली स्टेशन मास्टर से अपने जवानों के लिए गर्म कंबल और कपड़ों की व्यवस्था करने को कहता है। स्टेशन मास्टर उसे भरोसा देता है कि अगले 2 दिन में उसके पास जरूरत के सारी चीजें होंगी, मगर तभी स्टेशन में मौजूद हाई अलर्ट का अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब ये था कि दुश्मन कहीं आसपास ही है। अब क्यानली अपने जवानों को निर्देश देता है कि जो कुछ भी उनके हाथ लग रहा है वो सब ट्रेन में भरकर तुरंत ही रवाना हो जाए। कुछ ही सेकंड में ट्रेन तेजी से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचती, रास्ते में कुछ सैनिक पटरियों पर खड़े होकर उसका रास्ता रोकते हैं। क्यानली को मालूम पड़ता है कि अमेरिकी सैनिकों ने नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया है। अब वो आगे नहीं जा सकते, इसीलिए आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। जिसके बाद चीनी सेना ट्रेन से सामान उतार कर पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं। कुछ ही देर में अमेरिकन फाइटर प्लेन उनको इस ट्रेन को भी नस्ल-नाबूद कर देते हैं। चीनी सेना के जाबाज सिपाही पहाड़ों के रास्ते कई दिनों तक भूखे प्यासे अपनी मंजिल को तय करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो भी अभी काफी दूर थी। हालांकि वो जितनी दूर अपनी मंजिल से थे उतनी ही पास उनके मौत मंडरा रही थी, और ये मौत भी अमेरिकन फाइटर प्लेन थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन फाइटर प्लेन दिनों रात उस चट्टानी इलाके में गश्त लगा रहे थे जहां पर चीनी सैनिक किसी तरह पहुंचे थे। सैनिकों की नज़र फाइटर प्लेन पर पड़ती है तो वो खुद को बचाने के लिए चट्टानों में बने छोटे मोटे कोनों में छुप जाते, परंतु मौत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। बदकिस्मती से अमेरिकन फाइटर प्लेन की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और वो आसमान से गोलियों की बारिश करने लगते, जिसमें सेवंत आर्मी के कई सैनिक वहीं पर शहीद हो जाते हैं। बचे कुचे कुछ सैनिक अपने दोस्तों को पीछा छोड़कर देश की खातिर आगे बढ़ते। इसके तुरंत बाद अमेरिकी जनरल हेलीकॉप्टर में सवार होकर बर्फीले पहाड़ों में दुश्मनों की तलाश में निकलते। नीचे उड़ान भरने के बावजूद उसे चीनी सैनिक दिखाई नहीं देते। अंधेरा ज्यादा हो जाने के बाद भी सभी सोल्जर दी गई लोकेशन पर किसी तरह से पहुंच जाते, परंतु उनकी मुश्किलें अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसा होता भी कैसे? आखिर जंग में मौत तभी पीछे छोड़ती है जब जंग खत्म हो चुकी हो, लेकिन यहाँ तो अभी जंग का आगाज हुआ है। चीनी आर्मी के सामने अमेरिकन सैनिक ने घेराबंदी करके रखी थी और उन पर गोलियों से हमला करने लगते। थोड़ी दूर बैठी सेवंत आर्मी अपने साथियों को जब मुश्किल में देखती है, वो क्यानली से नहीं रहा जाता और उसके लिए ये करो या मरो की सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए वो युद्ध में शामिल होकर अपने साथियों की मदद करने का फैसला करता है। वो दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक करता है और दोनों तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। वानली भी अपनी जिंदगी की पहली गोली दुश्मन के सीने में उतार देता है। चारों तरफ बस सिर्फ गोली और बारूद और धमाके नजर आ रहे थे। इस भीषण युद्ध में जहां एक तरफ अमेरिकी सैनिक के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक गन थी, वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिक उनका सामना चट्टान जैसे जिगर से कर रही थी। वो कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उनका यही जज्बा अमेरिकियों पर भारी पड़ रहा था। क्यानली अपने भाई के साथ आगे बढ़ता है और क्लोज वॉर में उतर जाता है। यहाँ वानली के हाथों से एक सैनिक मारा जाता है, जिसके बाद चीनी सैनिक एक अमेरिकन टैंक पर कब्जा कर लेते। उसकी टैंक से अमेरिका के बाकी टैंकों को तबाह करने लगते हैं। इसी दौरान कुछ अमेरिकी सैनिक 7वीं कंपनी पर पीछे से वार करने की कोशिश करते, मगर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चट्टान की ऊंचाई पर मौजूद आर्टरी कमांडर ली भी उनकी टुकड़ी के साथ उन्हीं का इंतजार कर रहे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन सभी का सफाया एक झटके में कर दिया जाता है। आखिरकार रात में चली इस भारी भरकम गोलीबारी के बाद सेवंत कंपनी अमेरिका की कम्युनिकेशन टावर को उड़ा देती है, जिससे अमेरिका सैनिक के कनेक्शन उनके सीनियर लीडर से टूट जाते और समय रहते उनकी मदद नहीं मिल पाने की वजह से वो सभी के सभी मारे जाते। सेवंत कंपनी उस पॉइंट पर अपनी जीत का एक और परचम लहराती है। उधर अमेरिकन एयरपोर्ट में जब इस बात की पता अमेरिकन सैनिकों को चलती है तो उसके आला अधिकारियों की नींद उड़ जाती है। फर्स्ट मरीन डिवीजन के जनरल ओलिवर अपने दूसरे कमांडर एडवर्ड से मिलते हैं तो एडवर्ड को लगता है कि ये जंग एक हवा है जिसे बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, परंतु ओलिवर उन्हें समझाते हैं कि ये जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे जनरल मार्क आर्थर जीतने के सपने देख रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे जीतने के बाद 7वीं आर्मी को अपने आगे का सफर शुरू करना था
जमा देने वाली ठंड में एक एक कदम आगे चलकर फॉरवर्ड कैंप की तरफ पहुंचती है। ये कमांडिंग ऑफिसर एन यिंग और कियान ली और उसकी टुकड़ी की जाबाजी पर उनकी पीठ थपथपाते हैं और कैंप में उनका स्वागत करते हैं। काफी दिनों की भागदौड़ और खून से लथपथ 7th आर्मी के सैनिकों को आखिरकार सोने के लिए सुकून भरी छत मिल जाती है। उन्हें भरपेट खाना खिलाया जाता है। साथ ही खड़ी माओ एन यिंग ठंड से बचने के लिए उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। पूरा दिन आराम करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर एन यिंग कियान ली को दूसरे मिशन पर जाने का आदेश देते हैं। कियान ली भी अपने ऑफिसर की बात को एक फरमान की तरह सुनकर तुरंत अपनी टुकड़ी को बोरिया बिस्तर समेटकर जल्द से जल्द वहां से निकलने का निर्देश देते हैं। रात होती है। 9th आर्मी के साथ मिलकर बर्फीली हवाओं में आगे बढ़ने का फैसला करती है। आखिरकार उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है, क्योंकि दिन में अगर वो पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो अमेरिकी वायुसेना उन्हें वहीं दफन कर देगी। अब डिफरेंट लाइन की चढ़ाई के आगे बढ़ते हुए अब सभी सैनिक धीरे धीरे थकते जा रहे थे। उनके इस सफर को और भी मुश्किल बना रही थी उनकी पेट में लगने वाली भूख और तन पर पत्थर की तरह चुभती हुई ठंडी हवाएं। फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे सैनिकों के पास ठंड को सहन करने के लिए कोई गर्म कपड़े ना होने की बात का पता जब उनके जनरल को चलता है तो वो भी अपने खुद गर्म कपड़े उतार देते हैं और जल्द से जल्द अपने सभी ऑफिसर को उन तक गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए कोई रास्ता खोजने की हिदायत देते हैं। इधर दिन ब दिन फ्रंट लाइन पर बढ़ रही चीनी सेना की हालात खस्ता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक लजीज खाने का आनंद उठा रहे थे। जनरल स्मिथ को भी दूर दूर तक कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा था और वो इस खुशी में झूम रहे थे। और इसी दौरान माओ एन यिंग की अगुवाई कर रही टुकड़ी को कुछ अमेरिकी जहाज का संकेत मिलता है, जिसके बाद सभी के बीच अफरा तफरी मच जाती है। सब वहां से शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। एन यिंग अपने कुछ अन्य साथियों के साथ उस कमरे की ओर भागते हैं जहां पर उसने जंग का पूरा नक्शा बना कर रखा था। उसे पता था कि यह नक्शा उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन इससे पहले कि वो उस नक्शे को बचा पाते, अमेरिकी वायुसेना ने उस जगह पर हवाई बम फेंक कर मिनटों में उसे कब्रिस्तान बना दिया। इस गोलीबारी में एन यिंग भी शहीद हो जाते हैं और माइयों के लिए अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनना जितना दुखदायक था उतना ही देश के लिए उसका शहीद होना उनके लिए गर्व की बात। यहाँ मालूम पड़ता है कि लेक चैंगिंग के नजदीक कैंप बना चुकी है और अमेरिका की 31वीं एलिमेंट्री रेजिमेंट, जिसे पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है, वो अब अपने कैंप को आगे की तरफ कहीं शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। उनकी इन गतिविधियों की सारी खबर कियान ली के रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए उन तक पहुंच रही है, जिसकी मदद से वो सभी सैनिकों को इसी 31वीं टुकड़ी पर कुछ ही दिन में हमला कर देते हैं। और इस खौफनाक जंग में पहाड़ पर कई दिन की चौड़ी चढ़ाई करने के बाद थके हारे चीनी सैनिक अकेले 3 अमेरिकी सैनिक पर भारी पड़ रहे थे। क्या टैंक और क्या उनकी ऑटोमेटिक बंदूक सब के सब चीनी सैनिकों के सामने लोहा बनकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अमेरिकी सैनिक किसी इंसान से नहीं बल्कि चट्टान से लड़ाई कर रहे थे। और आखिर इसमें गलत भी क्या था? जो सैनिक इतने दिनों से भूखे प्यासे ठंड को मात दे सकते हैं, आखिर उनकी हिम्मत के आगे आराम फरमा रहे इन अमेरिकी सैनिकों की क्या ही हैसियत थी। आमने सामने के इस युद्ध में चीनी सैनिक अमेरिकी सैनिक पर एक सेकंड भारी पड़ रही थी। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उनके कर्नल मैकलीन बुरी तरह से घायल हो चुके थे। वैली कर्नल को मारने के लिए जा रहा था कि तभी कियान ली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और युद्ध के नियम का हवाला देता है। कियान ली अपने भाई को समझाता है कि दुश्मन चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। आखिर वो भी तो अपने देश के लिए यहाँ तक आए हैं, वरना उनसे हमारी कौन सी दुश्मनी है। इधर अमेरिकी सैनिकों की हालात बद से बदतर हो रही थी। तभी कुछ अमेरिकी फाइटर प्लेन बीच जंग में टपक पड़ते हैं और ऊपर से ही चीनी सैनिकों को सफाया करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हरदम चीनी की सैनिकों के लिए काल बनकर फाइटर जेट प्लेन इस बार भी कुछ इसी अंदाज से उनकी मौत बनकर आता है और देखते ही देखते चीनी सैनिकों के बेस पर बमबारी करना शुरू कर देते हैं। ऑफिसर ली अपने जवानों की जान बचाने के लिए खुद एक आग लगी टैंक में बैठकर दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। उसे दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं जिससे कि अमेरिकी वायुसेना का ध्यान भटक सके। उनका ये आइडिया काम तो करता है। वो अपने सैनिकों की जान तो बचा लेते हैं मगर अपनी जान देश के लिए निछावर कर देते हैं। ली की मृत्यु के बाद कमांडर कियान ली उनका भी नाम अपनी 7th आर्मी रेजिमेंट के शहीद सैनिकों में गर्व के साथ जोड़ देते हैं, जिसके साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि जब तक वो जीवित हैं न केवल वो अमेरिका से इस युद्ध को अपनी मुट्ठी में करेंगे बल्कि अपने सभी मृत्यु सैनिकों को पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाएंगे। आखिरकार कियान ली की टुकड़ी और उनके बहादुरी के चलते अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जब वो पहाड़ी के रास्ते से पीछे जा रहे थे तो उनकी नज़र एक खौफनाक दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर हर किसी का मन पसीज जाता है। दरअसल रास्ते में अमेरिकी सैनिकों को सैकड़ों चीनी सैनिक ऊपर की तरफ एक ही जगह पर स्थित खड़े दिखाई देते हैं, परंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं था बल्कि सब के सब अपने देश की रक्षा के लिए ठंड में जम चुके थे। उनकी इस बहादुरी को देखकर खुद अमेरिकी जनरल स्मिथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो जाते जाते उन सभी सैनिकों को दिल से सल्यूट करते हैं। कहानी के आखिर में हमें हंगाम में मौजूद अमेरिकी कब्रिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों अमेरिकी सैनिक की कब्र खुदी हुई है। पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो चुका है। न जाने कितनी अनगिनत अमेरिकी सैनिक घायल थे और उन्हें किसी तरीके से वहां से बाहर निकाला जा रहा था। वो सभी युद्ध से पीछे हट चुके थे और अपने वतन जाने के लिए बेकरार थे। इधर अमेरिकी सैनिक के वहां से हटते ही 9वीं रेजिमेंट का हंगाम पर कब्जा हो जाता है, जिसके साथ न सिर्फ युद्ध पर विराम लगता है बल्कि ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो जाते जाते हमें यही सीख दे जाती है ये कहानी कि जिंदगी में कितना भी कठिन समय क्यों ना, सामने दुश्मन की संख्या कितनी भी अधिक क्यों ना हो, लेकिन अगर इरादे फौलादी हो तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। वेल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।